हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। मैं आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। अब अंकित सर की वीडियो ये जस्ट मैं बता चुका हूँ नॉलेज के लिए। तो देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो फिर इस पर। इन स्ट्रेटेजिक मूव इंडिया रशिया कंपनीज टू मैनेज श्रीलंका। वीडियो देखते हैं, सारे वीडियो के अंदर पता चलेगा, फिर बात करें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जो कि निश्चित ही जियोपॉलिटिकली भारत की श्रीलंका में मजबूत हुई स्थिति को आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के दक्षिण में स्थित इंडियन ओशन भारत के लिए तो खास है ही, दुनिया के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि दुनिया का 2/3 ऑयल, पूरी दुनिया जो ऑयल कंज्यूम करती है उसका 2/3 ऑयल इसी इंडियन ओशन से ट्रेवल होता है। ना केवल ऑयल बल्कि इंडिया का जितना भी ट्रेड है उसमें मैक्सिमम ट्रेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में इसी इंडियन ओशन से कवर होता है। इस इंडियन ओशन में एक दक्षिण में देश स्थित है जिसका नाम श्रीलंका है, और इस श्रीलंका के दक्षिण में एक पोर्ट है जिसका नाम हम्बनटोटा पोर्ट है, जिसे चीन ने डेट में फंसाकर श्रीलंका को 99 ईयर की लीज पर ले लिया था। साथियों, उस 99 ईयर की लीज पर लेने के बाद भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने थे, क्योंकि चीन द्वारा भारत पर निगरानी रखने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर लगातार जासूसी विमान, जासूसी जहाज भेजे जा रहे थे, जिससे वो ये चेक करना चाहता था कि भारत दक्षिण में स्थित अपने सैटेलाइट रिसर्च सेंटर से और साथ ही साथ अपने द्वारा नेवी के माध्यम से, रिसर्च सेंटर्स के माध्यम से क्या प्रयोग करता है, उन पर यह नजर रखना चाहता था। भारत के लिए यह बड़ी मुसीबत की स्थिति लंबे समय से रही थी। हम्बनटोटा पोर्ट पर आज बड़ी सकारात्मक खबर आई है, क्योंकि चीन का राजपक्षे परिवार से जो प्रेम था, वो राजपक्षे परिवार बोले तो श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, वो राजपक्षे तो अब देश के अंदर अपनी सत्ता से दूर जा चुके हैं। इसी बीच में भारत का प्रभाव श्रीलंका में बढ़ता है, और बढ़ते श्रीलंका में प्रभाव के चलते चीन श्रीलंका छोड़कर मालदीव शिफ्ट होता है और भारत श्रीलंका में हल्के से अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है। आज भारत के द्वारा श्रीलंका के अंदर श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनके माध्यम से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की गई है, और वो अचीवमेंट ये है कि इंडिया और रशिया ने मिलकर के जिस हम्बनटोटा पोर्ट को चीन ने लिया हुआ था, वहां पर जो एयरपोर्ट था उसे अब इंडिया ने ले लिया है। साथियों, यह खबर अपने आप में बहुत मायने रखती है। जहां दक्षिण के किनारे पर पानी का जो पोर्ट है, अगर वो चीन के पास है, तो हवाई अड्डा उस जगह का भारत के पास है। हवाई अड्डे के प्राप्त होने से चीन को उसी के मतलब सामने ही मात देकर भारत ने एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल विन प्राप्त की है। और ये एक दिन का प्रभाव क्षेत्र नहीं है, निरंतर लगभग 5 साल से हम लोग यहां पर लगे हुए थे ताकि इस क्षेत्र में जाकर के हम चीन को काउंटर कर सकें। चीन द्वारा जो निरंतर भारत की निगरानी रखी जा रही थी हम्बनटोटा पोर्ट से, उसे काउंटर किया जा सके, और भारत फाइनली इस चीज में कामयाब हो गया है। इस पूरी घटना को विस्तार से डिस्कस करेंगे, लेकिन क्विक अपडेट हमारे बैचेस के बारे में। हमारी अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा के बैचेस ऑन हैं, जहां पर हम एथिक्स पढ़ा रहे हैं। अगर आप तो एथिक्स का बैच ले सकते हैं 999 में। नटराज बैच कंप्लीट RAS 16 सब्जेक्ट हमारे फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं मात्र 7500 में। और साथ में हमारा रिकॉर्डेड GS बैच भी उपलब्ध है, पुराने विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध है। हमारे नोट्स हैंड रिटन फॉर्म में आपको होम डिलीवर के लिए उपलब्ध है, आप जाकर उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, भारत के दक्षिण में जब आप निकलते हैं तो आपको यहां पर इंडियन ओशन दिखाई पड़ता है। इस इंडियन ओशन की आज बेहद रुचिकर बात होने वाली है। मैप निर्माताओं ने बेचारे श्रीलंका को ही गायब कर दिया, जिसकी आज असल में चर्चा होनी है। साथियों, ये इंडियन ओशन कितना खास है, अगर मैं फैक्चुअली आपको बताऊं तो ये समझिए कि दुनिया में जितने भी सामान ले जाने वाले मालवाहक जहाज निकलते हैं, उनके 1/3 जहाज इसी पानी से होकर निकलते हैं। साथ में 2/3 ऑयल शिपमेंट, यानी कि ऑयल ले जाने वाले जो टैंकर्स हैं दुनिया के, वो 2/3 टैंकर यहां से निकलते हैं। कारण बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि फारस की खाड़ी में, पर्शियन गल्फ में ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, उनके थ्रू ऑयल इंडिया तक आता है, आसियान कंट्रीज तक आता है और चाइना तक जाता है। यह ऑयल ट्रेड रूट होने की वजह से बेहद खास क्षेत्र
है। इतना ही नहीं, फिर चाहे ऑस्ट्रेलिया हो फिर या फिर अफ्रीका हो, इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहां से ऑयल की डिलीवरी होती है। साथियों, इस इंडियन ओशियन क्षेत्र में कुल मिलाकर ओशन क्षेत्र में 33 कंट्रीज कनेक्टेड हैं, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात रखती है। साथियों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर लगभग 2.9 बिलियन लोग निवास करते हैं। इंडियन ओशियन क्षेत्र अपने आप में दुनिया के लिए बेहद खास है। इसका खास होना इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया का 80% मैरीटाइम ऑयल और 9.84 बिलियन टन कार्गो यहां से हर साल पास होता है। सन 2020 में यहां से 6.17 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ था। इंडिया की कुल जीडीपी अभी 4.25 ट्रिलियन है, उससे लगभग 1.5 गुना यहां से ट्रेड हुआ था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्ट एंड फिगर है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया इस पूरे क्षेत्र का लार्जेस्ट इंपोर्टर और एक्सपोर्टर कंट्री है। इसके बाद में इस क्षेत्र के अंदर सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड का नाम कंसीडर किया जाता है। यानी 2020 के आंकड़े अगर हम रेफरेंस में यूज करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके इंडिया ने लगभग 650 बिलियन डॉलर का इंडियन ओशियन से ट्रेड किया था। इंडियन ओशियन में कनेक्ट करने वाले देशों में सेकंड नंबर सिंगापुर, फिर मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर थाईलैंड का आता है। कुछ इस प्रकार से आप यहां पर इन देशों को देख सकते हैं। इंडियन ओशियन का महत्व एक और बात से समझा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में इतनी ज्यादा, आप सोचिए दुनिया का अगर 2/3 से ज्यादा ऑयल इस क्षेत्र से जा रहा है तो यह दुनिया के लिए कितना खास होगा। इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि यहां पर जो वेपन्स दिए गए हैं अधिकांश देशों को वो अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं। या तो अमेरिका यहां पर लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ वेपन है या टॉप 5 सप्लायर्स में से एक है। साथ ही साथ साथियों, यहां पर जो दुनिया में ट्रेड के नाम पर सामान बेचने वाला देश है उसमें चाइना का नाम सबसे ऊपर आता है। चाइना यहां पर बड़ी मात्रा में सामान उन देशों को इसी इंडियन ओशियन के माध्यम से बेचता है। इसका मतलब यह हुआ कि इंडियन ओशियन से तेल मंगाना हो या फिर इस क्षेत्र के अंदर लोगों को सामान भेजना हो, चाइना के लिए इंडियन ओशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जस्ट लाइक साउथ चाइना सी, इंडियन ओशन भी बहुत ज्यादा चाइना के लिए मायने रखता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में चीन ने अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए ही यहां पर श्रीलंका के अंदर डेट ट्रैप की, यानी कि ऋण जाल में फंसाने की नीति अपनाई थी। ऋण जाल में फंसाने की नीति अपनाई थी, इसको समझेंगे, लेकिन इससे पहले यह जान लीजिए कि चाइना यहां से लगभग 900 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता है। यानी इन क्षेत्रों से लोगों को इतने रुपए का सामान एक्सपोर्ट करता है। ये चाइना से प्राप्त करने वाले देश हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अब इसी इंडियन ओशियन में चाइना का जब इतना व्यापारिक हित छुपा हुआ हो तो स्वाभाविक है कि चाइना अपने हितों की सुरक्षा के लिए यहां पर कुछ भी करेगा, और वैसा ही वो कर भी रहा है। फिलहाल के लिए जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है हम्बनटोटा, जहां पर 99 ईयर के लिए चाइना ने श्रीलंका से एक पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरा देश जो जल्दी ही बिक जाएगा उसका नाम है मालदीव्स, जिसका इंडिया के साथ फिलहाल चर्चा आप सुन ही रहे हैं, जिस पर लगभग चाइना अपना प्रभाव पूरा सिद्ध कर रहा है। ठीक इसी प्रकार से हमारा पड़ोसी एक और गरीब देश जिसका नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर भी सीपैक बना करके इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट चीन कर ही रहा है। ऐसे ही यहां पर हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर एक देश है जिसका नाम है जिबूती, यहां पर भी चीन ने प्रॉपर तरीके से अपना बेस बना लिया है। ये वो कुछ देश हैं जहां पर चीन बहुत ज्यादा निवेश कर रहा है। बाकी इन सभी छोटे छोटे देशों में थोड़े बहुत निवेश उसके लगातार चल रहे हैं, क्योंकि वो इन क्षेत्रों में अपने व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना चाहता है। और व्यापारिक हितों की सुरक्षा के लिए उसने, चीन ने श्रीलंका पर किस प्रकार से ऋण जाल फेंका, अब उसकी कहानी सुनते हैं। साथियों, चीन ने जब श्रीलंका के अंदर राजपक्षे सरकार हुआ करती थी, देखिए जैसे हमने आपको बांग्लादेश में बताया कि यहां पर शेख हसीना और खालिदा जिया दोनों के जो लोग मतलब वक्तव्य हैं, शेख हसीना भारत हितैषी हैं तो खालिदा जिया चीन हितैषी हैं। ऐसे ही श्रीलंका में हुआ करता था। यहां का जो राजपक्षे परिवार था वो चीन हितैषी था और विक्रम सिंघे परिवार भारत हितैषी था। तो यहां पर जब राजपक्षे, गोटाबाया राजपक्षे और ये राजपक्षे सरकार जब हुआ करती थी तो इन लोगों को चीन ने अपने ऋण जाल में फंसाने के लिए एक सपना दिखाया। सपना क्या दिखाया कि सोचिए दुनिया का 80% तेल यहां से होकर निकलता है, बीच पानी में रुकने के लिए कोई भी पोर्ट नहीं है।
पोर्ट ऑन कॉल होता है। अगर जहाज पानी से जा रहा हो तो उसे रुक करके अपने लिए पानी का, तेल का, या फिर जो सवारियां हैं या फिर जो चलने वाली टीम है उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का तमाम प्रकार की चीजें यहां पर होती हैं। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने यहां पर चाइना ने श्रीलंका वालों को सपना दिखाया कि अगर आप सिंगापुर की तरह अपना पोर्ट ऑन कॉल बना देते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक बार के लिए मैप पर वापस लौटिए। देखिए, आप जब इस पूरे क्षेत्र को देखते हैं तो इसके मुहाने पर आपको एक देश दिखाई पड़ता है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पास यहां पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम सिंगापुर है। एशिया का वो देश जिसने इतनी तेजी से तरक्की की कि जिसकी तरक्की को लोग अपने आप में अचंभे की दृष्टि से ही देखते हैं कि कोई इतने से कम समय में एक डेवलप्ड नेशन कैसे बन सकता है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण निकाला गया कि यह देश पोर्ट ऑन कॉल बन गया। पोर्ट ऑन कॉल का मतलब जो जहाज इस क्षेत्र से पानी लेकर, वो सामान लेकर जा रहे हैं, रास्ते में जिस प्रकार से ढाबे बनाए जाते हैं, जिस प्रकार से रास्ते में ट्रकों को रुकने के लिए बेस बनाए जाते हैं, इसी प्रकार पानी के जहाजों को भी रास्ते में रुकने के लिए जगह बनाई जाती हैं। सिंगापुर ने जहाजों के लिए इस प्रकार का एक रास्ते में चलता हुआ बे बना दिया, रुकने की जगह बना दी कि आइए जहाज रुकाइए, बढ़िया से शहर घूमिए और फिर अपना जहाज लेकर चले जाइए। और यही परिणाम निकला कि मिडवे बनाने की वजह से यहां पर बड़ी संख्या में जहाज आए और उन्होंने खूब सारा यहां पर टूरिज्म भी दिया, मार्केट भी दिया और धीरे धीरे लोगों ने अपने ऑफिसेज भी बना लिए और सिंगापुर बीच रास्ते में पड़ने वाला एक मिडवे बन गया। यही सपना श्रीलंका को दिखाया गया कि आप सोचिए कि फारस की खाड़ी से जहाज निकला हो और वो यहां से होकर जा रहा हो तो उसे इस रास्ते में भी तो रुकने की कहीं जगह चाहिए होगी। बोले हां, तो बोले क्यों ना वो जगह आप बना लें। तो यहां पर श्रीलंका को यह जगह का सपना दिखाया गया। श्रीलंका इस बात के लिए तत्काल रूप से तैयार हो गया कि आप कह रहे हैं तो सही कह ही रहे होंगे, चलिए आपके कहने से हम यहां पर एक वैसा ही पोर्ट बना लेते हैं जैसा सिंगापुर ने बनाया हुआ है। श्रीलंका को बढ़िया से ख्वाब दिखाए जाते हैं और हम्बनटोटा पोर्ट बनाने के लिए चाइना श्रीलंका से कहता है कि आप पैसे की चिंता मत करिए, मेरी कंपनियां आएंगी यहां पर बनाने के लिए, पैसा आप हमें देते जाइएगा, बहुत ही किफायती दरों में हम आपको पोर्ट बनाकर देंगे। ऑलरेडी श्रीलंका में बहुत से पोर्ट पहले से थे, चाहे पोर्ट ऑफ गाले हो, पोर्ट ऑफ कोलंबो हो, ट्रिनकोमाली हो, लेकिन हम्बनटोटा पोर्ट टेक्निकली बनाया ही इसलिए गया था कि इस रास्ते से होने वाले जितने भी ट्रेड हैं उनके लिए यह एक मतलब प्रकार से लंगर डाल के रखने की जगह बन सके। साथियों, 2008 में यहां पर पोर्ट का निर्माण शुरू होता है और चीन के द्वारा 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्जा श्रीलंका को दे दिया जाता है कि लीजिए आप अपनी तरफ से इसको बनाइए। श्रीलंका ने चीन से कर्जा तो ले लिया, लेकिन कर्जा देने के साथ चीन ने एक शर्त लगाई और वो शर्त ये थी कि आप ये कर्ज तो लेंगे, लेकिन यहां पर जो कंपनी पोर्ट बनाने आएगी वो चीनी कंपनी होगी। तो इस तरह से चीन ने अपनी ही दो कंपनियों को टेंडर दिलवाया, चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी और चीन हाइड्रो कॉर्पोरेशन। ये दोनों आकर के यहां पर काम करने लगी। एक तरह से ये समझिए कि पैसा श्रीलंका को उधार दिया गया, लेकिन जो पेमेंट हुआ वो चीनी कंपनियों को हुआ। तो चीन के पास अपना पैसा वापस पहुंच गया क्योंकि चीनी कंपनियां अपना पैसा लेकर वापस अपने देश पहुंच गई और यहां पर पोर्ट का निर्माण शुरू हुआ। कर्जदार बन गया श्रीलंका और चीन ने अपना मंतव्य उसके माध्यम से पूरा कर लिया। इसका पहला चरण 2010 में बनकर पूरा हुआ और यहां पर वाणिज्यिक परिचालन भी शुरू कर दिया कि ठीक है, यहां पर जिसको भी अपने जहाज लंगर डालने हैं वो यहां पर डाल करके बैठ सकते हैं। दूसरे चरण में 2012 से यहां पर शुरुआत हुई और 2015 के अंदर यह पूरा काम कंप्लीट हुआ। दोनों चरण पूरे होते होते 1.5 बिलियन डॉलर का श्रीलंका पर कर्ज हो गया और यह सारा कर्ज चीन श्रीलंका को देता था और अपनी कंपनियों से काम करा के निकल लेता था। इस प्रकार से हम्बनटोटा पोर्ट का एक सुंदर सा नक्शा बनकर तैयार हुआ, हम्बनटोटा पोर्ट बन गया। अब श्रीलंका ने बकायदा इसको ऑपरेट करने के लिए श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के स्वामित्व में इसका संचालन शुरू कर दिया, लेकिन संचालन करते करते 2016 में श्रीलंका को 46.5 बिलियन श्रीलंकाई रुपये का नुकसान हुआ। यानी श्रीलंका इसको ऑपरेट ही नहीं कर पाया और इसके मेंटेनेंस के कारण कर्ज के अंदर डूब गया, क्योंकि यहां पर इतना तेजी से जहाजों ने रुकना शुरू नहीं किया। साथ ही साथ $1.5 बिलियन का चीनी कर्जा हो चुका था, वो कर्जा चुका नहीं पा रहा था।
कर्जे की जो किस्तें बन रही थी, उन किस्तों को जब चुकाना संभव नहीं हुआ तो श्रीलंका से चाइना ने कहा कि आप लोग अगर ब्याज चुकाएंगे तो 1.5 बिलियन डॉलर आपको 1.7 बिलियन डॉलर के रूप में चुकाना होगा, जो संभवतया इस वाणिज्यिक कैपेसिटी के साथ आप लोग नहीं कर पाएंगे। इस आधार पर श्रीलंका ने बकायदा इस जगह का सर्वे करवाया और इस महंगी परियोजना का सर्वे कराकर और यहां पर हो रहे नुकसानों का अध्ययन कराकर यह पाया कि इसका प्रबंधन और संचालन अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके करने से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो क्यों ना हम इसे 99 साल के लिए, 99 ईयर के लिए श्रीलंका जो है वो चीन को इसे अपनी तरफ से लीज पर दे दे। दिसंबर 2016 में श्रीलंका की सरकार ने घोषणा की कि लगातार घाटे के कारण व्यावसायिक रूप से इसे व्यवहारिक बनाने के लिए चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी के सहयोग से बंदरगाह का पुनर्गठन करना आवश्यक है। मतलब इनडायरेक्टली 2016 में श्रीलंका को एहसास हो गया कि वो इसे नहीं चला पाएगा, चीन को बेचना ही उसके पास एक विकल्प है। ऐसी स्थिति में हम्बनटोटा पोर्ट चीन की तरफ धीरे धीरे जाना शुरू हुआ और स्थिति बनकर आई कि श्रीलंका के अंदर 99 ईयर्स के लिए इसे चाइना को सौंपने का रास्ता साफ हुआ। लेकिन चीन यहां पर भी समझदारी कर गया। चीन ने यहां पर क्या समझदारी करी कि श्रीलंका को फिर कभी कर्ज से बाहर निकलने ही ना दिया जाए। इसके लिए श्रीलंका की सरकार और चाइना मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग कंपनी के बीच में कई तरह के दस्तावेज तैयार किए गए। बकायदा श्रीलंका के अंदर 2 कंपनियों का गठन किया गया। एक का नाम हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप था और एक का नाम हम्बनटोटा इंटरनेशनल पोर्ट सर्विसेज कंपनी लिमिटेड था। इन दोनों कंपनियों को श्रीलंका ने तैयार किया और कंपनियों को तैयार करके चाइना ने 1.12 बिलियन डॉलर में इन दोनों कंपनियों के थोड़े थोड़े शेयर खरीद लिए। एक कंपनी के 85% होल्डिंग खरीद ली और एक की 52% होल्डिंग खरीद ली। इसको इस तरह से समझिए, चाइना ने पहले 1.5 बिलियन डॉलर को 1.7 बिलियन डॉलर कहकर के श्रीलंका से मांगा। उसकी एवज में ये 99 साल के लिए इसको ले लिया। लेकिन चाइना ने श्रीलंका को सपने दिखाए कि देखो आप ऑलरेडी कर्ज में फंस गए, कुछ मिला नहीं आपको, आपका बना बनाया पोर्ट भी अब आपको 99 ईयर्स बाद मिलेगा, कुछ मिला नहीं आपको। एक काम करते हैं, आपको कुछ बेनिफिट देते हैं, एक काम करिए, आप एक कंपनी बनाइए। श्रीलंका ने कंपनी बनाई, बोले हम 1.12 बिलियन डॉलर में आपको इस कंपनी के शेयर आपसे हम परचेज कर लेते हैं। मतलब एक प्रकार से श्रीलंका को यह पोर्ट 99 ईयर्स के लिए मात्र 1.12 बिलियन में ही बेचना पड़ा। आप सोचकर देखिए कि 99 साल के लिए यह पोर्ट श्रीलंका छू नहीं पाएगा। उसे कुल मिलाकर अगर कुछ मिला है तो वो इतना सा धन मिला है, वो भी अपनी कंपनियों के शेयर बेचकर मिला है। एक प्रकार से चीन ने इसे एक और कर्ज में फंसा दिया, यानी कि अब तक 1.7 बिलियन था, अब ये और मिला दिया। चीन ने इस तरह का जो कारस्तानी की, श्रीलंका के हालात इससे बिगड़ने लगे। श्रीलंका के हालात को बिगड़ता देख के श्रीलंका की जनता सड़कों पर उतर आई। आपको मालूम होगा कि श्रीलंका में भयंकर प्रोटेस्ट हुए, क्योंकि जब आंकड़े बाहर निकलकर आए तो पता चला कि श्रीलंका की कुल वैल्यू का लगभग आधा श्रीलंका पर कर्जा है और वो कर्जा भी चाइना की तरफ से है। आंकड़े निकलकर आने लगे कि चाइना का श्रीलंका पर 46 बिलियन एक्सटर्नल क्रेडिट है, यानी कि 46 बिलियन डॉलर चाइना को चुकाना पड़ेगा श्रीलंका को, जो कि श्रीलंका के लिए पॉसिबल हालत में नहीं था। वर्ष 2022 में जहां एक और कोरोना अपनी मार रहा था, वहीं श्रीलंका आईएमएफ के पास पहुंचता है और अपने लिए बेल आउट पैकेज मांगता है कि सर हमें बचा लीजिए, हम बिकने वाले हैं। श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए थे, हमने इस पर बहुत सेशन किए हैं, किस प्रकार से जनता ने राजपक्षे सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। जो ये मालदीव्स आज कर रहा है, मुट्ठी भर लोगों के कारण से ये बिक गया है, लालच बेचता है और बेचने के बाद एक बार के लिए माहौल अच्छा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली जनता को जब समझ में आएगा तब ऐसे ही सरकारों को उखाड़ कर फेंका जाएगा। लेकिन हुआ, श्रीलंका के अंदर जो हालात हुए वो आपके सामने हैं। फिर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के चलते राजपक्षे यहां से भागे और विक्रम सिंघे को यहां पर राष्ट्रपति बिठाया गया। विक्रम सिंघे जब यहां पर राष्ट्रपति बैठे तब वो भारत की तरफ उम्मीदों की नजर से देखे कि सर आप ही हैं जिन्होंने हमें हमेशा मदद दी है, लेकिन बदले में आपने हमारा कुछ
भी कब्जा नहीं किया। ऐसी स्थिति में श्रीलंका ने भारत को सबसे पहले विश्वास दिलाने के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर जो चीनी जासूसी जहाज आते थे उन्हें रुकने से इनकार कर दिया। भारत का प्रभाव जैसे ही विक्रम सिंघे के टेन्योर में बढ़ने लगा, चीन तुरंत निकल करके मालदीव्स पहुंच गया और उसने मुइज्जो के ऊपर जाना डाल दिया। मुइज्जो ने इंडिया आउट कैंपेन चलाया और मुइज्जो चीन के प्रभाव में आकर के उस जासूसी जहाज को मालदीव के अंदर रुकवाना शुरू कर दिए। हालांकि श्रीलंका से बला टली 1 साल के लिए। अब बात यह थी कि यहां पर हम्बनटोटा पोर्ट के पास ही, जैसे यह हम्बनटोटा पोर्ट है, यहां से 18 किलोमीटर दूर पर ही मटाला नामक जगह है। वहां पर मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे कि ब्रॉडली हम्बनटोटा एयरपोर्ट के नाम से ही जाना जाता है। अब इस एयरपोर्ट को भारत लेने की इच्छा जब से चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट लिया था, तब से हम इस एयरपोर्ट को लेना चाहते थे, लेकिन राजपक्षे सरकार हमें कभी इस पोर्ट को लेने ही नहीं दे रही थी। हमने 2018 में भी बिडिंग किया, 2023 में भी बिडिंग किया, हम लोगों को यह पोर्ट देने ही नहीं दिया गया। क्यों नहीं देने दिया गया? क्योंकि राजपक्षे तो पूरी तरह बिके हुए थे चाइना से। भारत जब भी जाता तो वो ये कहते कि भारत वाले खरीदने आ रहे हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और हमें यह पोर्ट नहीं दिया गया। इंटरेस्टिंग बात सोचिए कि यह पोर्ट भी चाइना ने बिल्कुल वैसे ही जैसे हम्बनटोटा पोर्ट बनाया है, उसी प्रकार से कर्जा देकर के लगभग $225 मिलियन के अंदर इस एयरपोर्ट का निर्माण करवाया था, और इससे भी कुछ कमाई नहीं हो रही थी। कमाई ना होती हुई देखकर चीन ने इसे भी श्रीलंका से लेने की चाल चली, लेकिन इतने में श्रीलंका में तख्ता पलट हो गया, यानी सरकारें बदल गई और रानिल विक्रम सिंघे की सरकार यहां आ गई। भारत ने अपनी तरफ से यहां एंट्री मारी। यह है मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां पर जितने भी प्रकार से चाइना ने जो जाल फेंका हुआ था, वो विक्रम सिंघे की सरकार में भारत के प्रयासों से पूरी तरह पानी में मिल गया। आप इसकी कुछ तस्वीरें देख सकते हैं। इस तरह के हालात में ये फिलहाल है, चाइना के द्वारा बनाकर इसे दिया गया है। इसी के ऊपर आज की खबर आप देख रहे हैं कि इंडियन फर्म हैज बीन जॉइंटली एंट्रस्टेड विद द मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ श्रीलंका मटाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंडर विद रशियन कंपनी। रशियन कंपनी के साथ मिलकर के इंडिया ने इस जगह को चलाने का अधिकार ले लिया है। यहां पर शौर्य एरोनॉटिक्स ऑफ इंडिया एंड द एयरपोर्ट्स ऑफ रीजनल मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया, ये दोनों इस एयरपोर्ट के रखरखाव और मैनेजमेंट को रखने का काम करेंगी आने वाले 30 साल तक। तो भारत की एक कंपनी है जिसका नाम शौर्य एरोनॉटिक्स है, और रूस की एक कंपनी है जिसका नाम है एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी ऑफ रशिया। ये दोनों मिलकर के अगले 30 साल के लिए यहां का रखरखाव ले लिए हैं। 30 साल तक अब इस क्षेत्र पर भारत का अपना स्थान होगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि रखरखाव करके हम यहां क्या कर लेंगे। साथियों, हम्बनटोटा एयरपोर्ट बनने से वहां पर भारत वैसे ही अपने लोग डिप्लॉय कर पाएगा, ताकि वो उस हम्बनटोटा जो सी पोर्ट है वहां की निगरानी और वहां पर रीच बनाने में कामयाब हो। साथ ही साथ आपको जैसा मालूम है कि भारत और रूस बहुत सारे स्ट्रेटेजिकल रिश्ते साझा करते हैं, और ऐसी स्थिति में रूस भारत को ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर बड़ी रीच देता है। तीसरी बड़ी बात यह है कि चाइना के द्वारा जब जब भारत की जासूसी करने के लिए यहां पर कोई भी यंत्र लगाया जाएगा, तो इस एयरपोर्ट पर भारत भी कोई जैमर जैसी चीजें लगा सकता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा, जैमर का मतलब? हमने तो आज तक नहीं सुना कि जासूसी में जैमर लग गया हो। मैंने 2 दिन पहले ही एक सेशन किया था जिसमें मैंने बताया था कि रूस ने ताबोल नाम से एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है जो वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है, जो कि दुनिया भर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रडार रेडिएशंस को कैप्चर करने में कामयाब है या उन्हें बिगाड़ने में कामयाब है। अगर ऐसा होता है तो यह टोबोल नाम का जो आने वाले समय में इंस्ट्रूमेंट है, भारत हो सकता है रूस की मदद से उसे इस पोर्ट पर या इस एयरपोर्ट पर लगा दे, ताकि चीन का जो भारत पर निगरानी रखने का प्रयास है वो पूरी तरह वेस्ट हो जाए। मैं आपको कुछ प्रमाण दिखाता हूं कि कब कब भारत ने इसके लिए प्रयास किए। 2018 में आप देख सकते हैं, भारत के प्रयासों के बारे में जानकारी पूछी गई थी एक सवाल में, तो भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम लोगों ने कोई प्रयास इस क्षेत्र में नहीं किया है। हालांकि मीडिया में यह रिपोर्ट लगातार आती रही कि इंडिया टेक्स ऑन चाइना एट अनदर बैटल फ्रंट ए श्रीलंकन एयरपोर्ट। 2017 में यह न्यूज आई थी। इसी के चलते हमारे संसद में एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या हम इस एयरपोर्ट को ले रहे हैं। तब सरकार ने मना किया था कि नो मैडम, हम ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मीडिया में यह खबर लंबे समय तक चली थी। श्रीलंका की अपोजिशन पार्टी ने हमारा बहुत विरोध किया था, और इसके
चलते राजपक्षे का प्रभाव जब तक रहा हम लोग इसको नहीं ले पाए। ये हैं विक्रम सिंघे, जिनके आने के बाद भारत ने इस मटाला एयरपोर्ट को फाइनली अपने कब्जे में रशिया के सहयोग से ले लिया है। क्योंकि मटाला एयरपोर्ट राजपक्षे परिवार ने कंडीशन डाल रखी थी कि इंडिया अकेला नहीं लेगा, इसके साथ कोई मिलकर साथ में आए। तो भारत ने वो कंडीशन भी फुलफिल करते हुए इस जगह पर अपनी पहुंच बना ली है। साथियों, हाल ही में श्रीलंका में भारत को एक एनर्जी प्रोडक्ट भी मिला है, जिसको कि भारत ने चाइना को हराकर प्राप्त किया है। मतलब भारत की कूटनीति यहां पर बहुत अच्छे से कामयाब हो रही है। इन क्षेत्रों में लगातार चीन को जो शिकस्त मिल रही है, इसी के चलते चीन मालदीव्स को भड़का करके भारत को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। जिसका जिक्र मैंने किया, जिसके अंदर मैंने कहा ना, रशिया का जो टोबोल करके एक मैंने इसके ऊपर सेशन किया 2 दिन पहले ही। रूस का एक ऐसा रडार को रोकने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बना है, जैमर वेब। तो ये दोस्तों वीडियो भी खत्म। तो देखा दोस्तों आपने, आपको तो पता ही होगा, रहमतुल्लाह, तुमने देखा किस तरह फंसाता है जाल के अंदर चाइना। देख, पहले थोड़ा सा दाना फेंकता है, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा। जब देखता है कि ये जो आदी हो गया, जिस तरह वो हिटलर ने भी किया था कि एक मुर्गे का पर काटी, उन्होंने मिसाल दी थी, उसको दाना फेंकता हुआ उसके पीछे पीछे चलता आता, फिर उसके पर ही उखाड़ देता ताकि उड़ कर कहीं और ना चला जाए, अपना दाना ना ढूंढने चला जाए। तो यही सेम बात की चाइना। थोड़ा सा दाना फेंका, फिर जब बिलियंस ऑफ डॉलर उनके ऊपर कर्जा हो गया, तो मैंने कहा आप वो चीज़ भी हमें दे दो, वो भी हमें दे दो, वो भी हमें दे दो। पाकिस्तान के साथ भी ऐसा कर रहा है, पाकिस्तान के साथ भी ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान की वाटर पोर्ट जो है वो लीज पर ही है, पाकिस्तान के एयरपोर्ट जो है वो भी लीज पर है, पाकिस्तान के जो प्ले ग्राउंड है वो मैं यहाँ तक सुना 9 ईयर के लिए उन्होंने खरीदा, लीज पे लिया तो होने वाला था, लेकिन ये सालों के लिए शुक्र करे इंडिया का। तो ये मैं कहता हूँ कि जब डिफॉल्ट हुआ है श्रीलंका, तो इंडिया जो है ना, इंडिया की एक बात मैंने नोट किया, इंडिया भाई अपने नेबर्स के साथ अच्छा सलूक करता है भाई। ये देखें कि उनकी हकीकत में, हालांकि वो भी कह रहा है, भाई कह रहा है कि उसने ये कभी नहीं सोचा कि मैं वहाँ का कुछ हिस्सा जो है वो इथे आऊंगा या उस पर कब्जा करूंगा, ये कभी उसने नहीं सोचा। देखिए अच्छी बात मालदीव के साथ भी उसने अच्छा किया है, उसके बाद श्रीलंका के साथ भी अच्छा किया, और भी बहुत से कंट्रीज हैं। अच्छा, आप इसको क्या मानते हैं कि अच्छा ही है? बहुत, मैं कहता हूँ कि ये अच्छा, ये कह लें कि अच्छा कंट्री जो है ना वो ही ऐसा कर सकता है। चाइना देख लें, चाइना पैसे पहले लालच देता है, पैसे फेंकता है, जैसे वो पैसे पकड़ ले, देखिए तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको लत लग जाती। लत लगने के बाद वो, अब श्रीलंका को मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि श्रीलंका को डिफॉल्ट करने में चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए हाथ नहीं, पूरे का पूरा पाँव सब कुछ है, मैं ये मानता हूँ। ये बात में मैं चाइना को डिफेंड नहीं करता, लेकिन जो आपने कहा है कि इंडिया नेबर कंट्री के साथ अच्छा बर्ताव करता है, उसकी करता है, बिल्कुल करता है, नो डाउट, लेकिन ये उसकी मजबूरी है। क्योंकि अगर ऐसा मजबूरी ये है ना कि चाइना को निकालना और खुद वहां पर आना, नहीं तो चाइना देखने श्रीलंका में आ गया, मालदीव में आ गया, और उसके साथ पाकिस्तान में आ गया, और चौथे साइड पे जो है वो खुद है चाइना। तो ये इंडिया को बांग्लादेश में भी, हाँ बांग्लादेश में भी जो है इंडिया ने कैंपेन चली हुई है, इंडियन को निकाल रहे हैं वहां से। तो ये देखें कि इंडिया की मजबूरी, अगर इंडिया ऐसा नहीं करेगा तो इंडिया के लिए खतरा, इंडिया के खुद इंडिया हिंदुस्तान के वजूद के लिए। और जो लेकिन ये के लिए ओवरऑल ये मैं बात करूंगा कि जो इंडिया है वो फिर भी चाइना से कम फिर भी कुछ दर्जे बेहतर ही है लोगों के लिए, दूसरी नेबर कंट्री के लिए, चाहे मजबूरी भी है। आप देखिए चाइना ने दिया कर्जा बिलियंस ऑफ डॉलर का, उन सभी वो लौटा पाया, तो क्या कहा तो भाई मतलब हम ना आप वो फलानी चीज़ें इंडिया दे रहा है, इंडिया को चीज़ मांगी उनसे, उनमें हालांकि इन्वेस्टमेंट की है। और इंडिया ने सिर्फ इधर इन्वेस्टमेंट नहीं, इंडिया की ईरान में भी है, अफगानिस्तान में भी है, और मैंने नहीं आज तक सुना कि अफगानिस्तान की कोई चीज़ या ईरान की कोई चीज़ इंडिया ने लीज पर ली हो, यार छोड़ दो ये ज़मीन, छोड़ दो ये बीमारी है, इतने 100 साल के लिए हमारी है। मैंने नहीं सुना शायद ऐसा किया हो इंडिया ने, क्या लगता है तुम्हें किया होगा? मैंने नहीं सुना कभी भी न्यूज़ में। चाइना के बारे में बिल्कुल सुना कि चाइना जब पैसे देता है, जब सामने कंपनी उसको अदा नहीं कर सकता वो कर्जा, तो वो देखना जिस तरह आप श्रीलंका के साथ किया है, मालदीव के साथ भी अब ऐसे ही होने वाला है। रुको थोड़ा,
वेट करो। मालदीव की आंखें खुलनी थोड़ी सी लेट है। भूटान और नेपाल में भी अपने पंजे जो है वो गाड़ रहा है चाइना। तो यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना जो दायरा है वो क्लोज कर दिया है चाइना ने इंडिया का। तो इंडिया अगर ऐसा नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि चाइना आपको पता है, मैं मानता हूँ कि जो इसने जो यूएस है उसको भी बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। यूएस देख लें कि इसको ना तो इतना ज़्यादा इस पर पाबंदियाँ लगाई हैं, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया में इसकी ट्रेड हो रही है, सभी कंट्री के साथ हो रही हैं। और चाइना इसको खुलेआम धमकी भी नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि ये भी एक बहुत बड़ी पावर है, जिस तरह अब इंडिया को भी नहीं देता। उसको पता है भाई ये इंडिया भी एक पावर बन चुकी है, आम कंट्री जो है उस पर इसका जोर चलता है। तो चाइना को हल्का नहीं लेना चाहिए। चाइना बहुत बड़ी पावरफुल कंट्री है और उसकी जो पुलिस हैं वो मैं कहता हूँ कि बहुत ही घटिया बुरी हैं। लोगों को जो अगर ये उस वक्त श्रीलंका जो ना निकलते तो ये तो खत्म हो जाना था श्रीलंका। वो बेचारे निकले और उन्होंने तो यही हाल जो है वो पाकिस्तान का होने वाला है। बिल्कुल पाकिस्तान का हो चुका है, वो उन्होंने ले लिया है। और जब उन्होंने कर्जा नहीं दिया आप इस बात फिर को उन्होंने कहना कि भाई पोर्ट भी हमें दे दो, और पता नहीं उन्होंने क्या क्या डिमांड करनी है। यार आप देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में दूसरी कंट्रीज की जो कंपनी है वो भी काम कर रही हैं, लेकिन चाइना को वो क्यों, जो BLA वाले हैं वो क्यों ठोक रहे हैं? उनको पता है कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर देना और आखिरकार एक ऐसा वक्त आना कि इन्होंने चाहे बांग्लादेश अपना वो श्रीलंका वाला हाल कर देना हमारा भी। तो इसी वजह से वो उनको मार रहे हैं, निकाल रहे हैं यहाँ से कि ये गंद है, ये कीड़ा है, इसको निकालना चाहिए। दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो भी वहां पर अभी तक भी इस वक्त भी इस टाइम भी जो वीडियो बना रहे हैं इस वक्त भी काम कर रही हैं। उन पर तो कभी आपने सुना है कि हमला हुआ है इस तरह, जिस तरह चाइनीज कंपनी पर चाइनीज लोगों को लिंचिंग नहीं हुई थी यार श्रीलंका की? तादाद भी तो देखो ना, लिंचिंग हुई थी कि नहीं हुई थी यार परसेंटेज देखो कितनी है। नहीं, तूने कहा किसी और पे हमला नहीं हुआ। ये तो पाकिस्तानियों का वतीरा है, अगर ईसाइयों पर नहीं हुआ। और कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ भाई, चाइनीज की क्या हो तुमने कहा किसी और में कोई करो। नहीं आप समझे नहीं इस बात को जो मैं बात कर रहा हूँ। मैं कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो बलूचिस्तान में आके काम करती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बात इतनी है, चाइना जो है वो ट्रैप करता है कंट्रीज को, ट्रैप करके फंसा कर उनसे लेता है उनकी जो लीज पर चीजें 100 साल के और इंडिया जो है वो भाई दोस्ती जो है ना वो निभाता है और बगैर किसी लालच के या तमे के या किसी चीज पे कब्जा करने के बगैर उनकी हेल्प करता है। चलो जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। गॉड ब्लेस यू।